मैं ये आशा करता हूँ कि आपने पुराना सारा पढ़ा होगा। इस ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैंने आपको बताया था। पहले वाला आपके बेसिक कंसेप्ट, अब उस बेसिक कंसेप्ट की यहाँ पे एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को सीखने के लिए आपको वो बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए। तब भी मैं एक टाइम पे रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या हमने चीजें पढ़ी थी। एक पढ़ा था बजट एक्सपेंडिचर और बजट रिसिट। बजट एक्सपेंडिचर में हमने 2 टाइप के एक्सपेंडिचर पढ़े थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बजट रिसिट्स में 2 टाइप के, रेवेन्यू रिसिट, कैपिटल रिसिट्स। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिट, कैपिटल रिसिट, ये सब बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अब एक बात सुनिए, क्या हमारा हमने जो टोटल एक्सपेंडिचर, हमारा रेवेन्यू प्लस कैपिटल है, क्या हमेशा बराबर, हमने सोचा है ना, ये तो बजट है ना, हमने सोचा है कि क्या हमेशा बराबर होगा टोटल रिसिट के? नहीं सर, जरूरी तो नहीं है कि हमने जितना पैसा खर्च करना हो उतना ही पैसा हमारे पास आ रहा हो, गवर्नमेंट के पास आ रहा हो। तो सर ये कभी भी बराबर नहीं, जरूरी नहीं है कि बराबर होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम 99.999% टाइम ये बराबर नहीं होगा। या तो टोटल रिसिट ज्यादा हो जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर से, मतलब पैसे ज्यादा आए और एक्सपेंडिचर कम हुआ, दैट मींस सरप्लस हो गया, सरप्लस हो गया दैट मींस बजट सरप्लस। वो तो अच्छी बात है सर, जब हमारे रिसिट ज्यादा है एक्सपेंडिचर से हमारे लिए तो अच्छी बात है। बट इसका उल्टा हो जाए, टोटल रिसिट कम हो जाए टोटल एक्सपेंडिचर से, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, हम खर्चा ज्यादा टाइप का कर रहे हैं और रिसिट हमारे पास कम है, पैसा हमारे पास कम आ रहा है, तो ये हमारे लिए सोचने की बात है। इसको हम कहेंगे बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेफिसिट। सरप्लस के बारे में हम नहीं पढ़ते क्योंकि वो तो अच्छी बात है, हो रहा है अच्छी बात है, मगर डेफिसिट प्रॉब्लम के बारे में हमें जरूर एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो कितने टाइप के डेफिसिट होते हैं? तो सबसे पहला डेफिसिट होता है रेवेन्यू डेफिसिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। अगर आप ये समझते हैं रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है और उसकी इंप्लीकेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या बनेंगे। देखिए मैं तो समझता हूँ प्रॉब्लम ये है, उसका आने वाला इम्पैक्ट मुझे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रॉब्लम है उसका आने वाला इम्पैक्ट मेरी इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा जब भी आप ये समझ पाएंगे। चलिए, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है जब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए रेवेन्यू रिसिट से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब था जो हमारे डे टू डे एक्सपेंडिचर हैं, जो हमारे डॉक्टर को सैलरी पे करी आ रही है, जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर को एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को पे करी आ रही है, आईपीएस आईएएस पुलिस वाले, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको जो पे करी आ रही है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिनसे ना तो कोई एसेट क्रिएट होता है ना कोई लाइबिलिटी कम होती, बट तब भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पढ़ा था। तो इसका मतलब ये है, और रेवेन्यू रिसिट जो हमारे टैक्स रिसिट या नॉन टैक्स रिसिट से पैसा आ रहा है, ना तो हमारा एसेट कम हो रहा है ना लाइबिलिटी बढ़ रही। ठीक है, अगर हमारे एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं, मतलब डे टू डे ऑपरेशन चलाने के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए डे टू डे रिसिट से, मतलब हम अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर को भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे। बहुत सोचने की बात है, अगर हम डे टू डे एक्सपेंडिचर को कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो हम अपने कैसे आगे इकोनॉमी को चला पाएंगे। एक टाइम पे हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूरा नहीं कर पा रहे वो ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पूरा नहीं कर पा रहे, रेगुलर और रिकरिंग इन नेचर एक्सपेंडिचर को भी पूरा नहीं कर पा रहे, तो गवर्नमेंट को सबसे पहले इसकी इंप्लीकेशंस पे जाना चाहिए। ये तो इसका डेफिनेशन थी जो मैंने आपको समझाई। अब इसके इंप्लीकेशन कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे? गवर्नमेंट मान लीजिए एयर इंडिया नहीं चला पा रही, एयर इंडिया नहीं चला पा रही, तो एक काम तो ये है भैया, एयर इंडिया को ही बेच दो। एयर इंडिया के पायलट को सैलरी नहीं दे पा रही, स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रही, जो उसका डे टू डे ऑपरेशन है वो नहीं चला पा रही, तो उसको ही बेच दो, डिस सेविंग कर दो, डिस इन्वेस्टमेंट कर दो। ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट कर दो, मतलब कैपिटल रिसेट हो जाएंगे, उसकी वजह से कैपिटल रिसेट हो जाएंगी, तो हमारे पास पैसा आ जाएगा। ठीक है, उस डिस इन्वेस्टमेंट से हमारे पास पैसा आ जाएगा, मगर हम इसको भी नहीं कर सकते। एक और तरीका है सर, अपना रेवेन्यू रिसेट को बढ़ा दो। एक तरीका तो ये भी है, रेवेन्यू रिसेट को बढ़ा दो, इन दोनों को बराबर करना है। रेवेन्यू रिसेट को बढ़ाओगे मतलब टैक्सेस को ज्यादा इंपोज करोगे, फीस, लाइसेंस फीस, चलान, इन सबको ज्यादा करोगे, पहले ही हमारी देश में पुअर जनता रहती है, वो टैक्स हमारे और दब जाएगी, तो आप रेवेन्यू रिसेट को नहीं बढ़ा सकते। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम कर दो, लॉ एंड ऑर्डर में पैसा कम करके देखो कितनी चोरियां होने लग जाएंगी, डॉक्टर्स की सैलरी डॉक्टर्स को निकालना स्टार्ट करो, लोग मरने स्टार्ट हो जाएंगे, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी कम नहीं कर सकते। तो सर हम एक डेट ट्रैप की सिचुएशन में यहाँ पे फंसते हुए चले जाएंगे। हम इस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए हम किसी दूसरी कंट्री से लोन लेना स्टार्ट करेंगे, मगर दोबारा से मतलब कैपिटल रिसिट होगी। इस रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से कैपिटल रिसिट हो सकती है, या तो हम लोन ले लें या हम उसको ही डिससेव कर दें, या तो हम उस चीज को बेच दें, डिस इन्वेस्टमेंट कर दें, जैसे एयर इंडिया को। दोनों ही कैपिटल रिसिट के एग्जांपल हैं, बहुत परेशानी हो जाएगी। यूज ऑफ कैपिटल रिसिट इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ाएगा। अगर हम
कैपिटल रिसिट, अगर हम और ज़्यादा लोन लेंगे किसी कंट्री से तो और ज़्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? जब हम दूसरी कंट्री से लोन लेते हैं तो हम उसके लोन के दबाव में आ जाते हैं, हमें फ्यूचर में पेमेंट करनी पड़ेंगी, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से हमें चीज़ें महंगी करनी पड़ेंगी। सरकार कहाँ से पैसा लाएगी भैया? टैक्स से तो पैसा लाएगी, टैक्स और ज़्यादा इम्पोज करेगी, तेल पे, पेट्रोल पे, इन सब पे क्यों टैक्सेस ज़्यादा लग रहे हैं कि भैया हम जल्दी से जल्दी ये लोन को रीपे करें। ठीक है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ रहा है इस टाइम पॉइंट पे। इट इंक्रीजेस द फ्यूचर बर्डन इन टर्म्स ऑफ लोन्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, देन अ हाई रेवेन्यू डेफिसिट गिव्स अ वार्निंग सिग्नल, कि गवर्नमेंट को एक वार्निंग सिग्नल मिलता है कि या तो अपना एक्सपेंडिचर को कम करो या अपने रिसर्च को बढ़ाओ। इसलिए गवर्नमेंट ने अपनी सब्सिडीज को कम करने की कोशिश करी इस टाइम पीरियड में। लास्ट हम 3-4 साल में जो देख रहे हैं, सब्सिडीज को कर्टेल कर रही है। देन इसके बाद आता है हमारा अकॉर्डिंग टू फार साइट अप्रोच, रेवेन्यू रिसिट्स शुड ऑलवेज बी मोर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिट हमेशा ज्यादा होना चाहिए रेवेन्यू रिसिट से, जिसकी वजह से हम अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ले जा सकें। और इंडियन बजट इज फेसिंग रेवेन्यू डेफिसिट, बहुत सालों से हम रेवेन्यू डेफिसिट को फेस करते हुए आ रहे हैं। ये इसका कंक्लूजन लिखा हुआ है कि हम इस पूरे इम्प्लीकेशन से हमने क्या देखा अभी तक, क्या ऑब्जर्व करा है अकॉर्डिंग टू इंडियन कंटेक्स्ट। चलिए सर, ये तो प्रॉब्लम हो गई, अब सोल्यूशन तो बताइए। तो सोल्यूशन ये है कि हम रेवेन्यू डेफिसिट को सही कैसे कर सकते हैं। अपना एक्सपेंडिचर को जैसे जैसे कम कर सकते हो वैसे वैसे कम करो, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर को कम करो, एमएलए एमपीज की सैलरीज कर्टेल करो। हर बार ये चीज आती है ना कि एमपीज को हम इतना दे रहे हैं, एमएलए को इतना दे रहे हैं, फ्रीबीज हो रही है, सब्सिडी इतनी दी जा रही है, इन सबको काटो। तो ये अनप्रोडक्टिव, मैं नहीं कहता फ्रीबीज वगैरह या एमपी, ये सारे पॉलिटिकल डिस्कशन है, हम इन सब में बात नहीं करते। अनप्रोडक्टिव या अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जो है उसको काटो, फालतू के खर्चे नहीं करो, जो यूजफुल खर्चे हैं उसको तो करना ही पड़ेगा आपको। या फिर अपना रेवेन्यू बढ़ा लो, या फिर अपना रेवेन्यू बढ़ा लो। अब रेवेन्यू बढ़ाएंगे तो टैक्सेस बढ़ेंगे, टैक्सेस बढ़ेंगे तो परेशानी दोबारा है टैक्स या नॉन टैक्स एसेट से। ठीक है, इस चीज को दोबारा से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इम्प्लीकेशंस, तीनों की इम्प्लीकेशंस, चाहे वो रेवेन्यू डेफिसिट की इम्प्लीकेशंस हो, फिस्कल डेफिसिट की इम्प्लीकेशंस हो या प्राइमरी डेफिसिट की। हमने पहला रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ा है, अब एक बार फिस्कल डेफिसिट पढ़ते हैं। पहले एक बार इसको रीड कर लीजिए। दूसरा आता है हमारे पास फिस्कल डेफिसिट। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, अगर रेवेन्यू डेफिसिट होगा उसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट होगा, फिस्कल डेफिसिट होगा उसकी वजह से प्राइमरी डेफिसिट होगा, मतलब ये तीनों डेफिसिट इंटरलिंक्ड है। रेवेन्यू डेफिसिट विल लीड टू फिस्कल डेफिसिट कहीं ना कहीं, और फिस्कल डेफिसिट विल लीड टू प्राइमरी डेफिसिट कहीं ना कहीं। ठीक है, इस चीज में हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये इसकी वजह से क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हम फिस्कल डेफिसिट के अंदर मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ, बड़े ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, इस एग्जांपल को सुनिएगा और फिर पॉज करने के बाद एक बार आंसर दीजिएगा, फिर मैं आंसर बताऊंगा। मान लीजिए आपका है ना रिसिट होती है, आपके पास पैसा आता है 5 लाख, कितना 5 लाख रुपीज, बट आपके एक्सपेंडिचर होते हैं 4 लाख रुपीज। सर आपको तो प्रॉफिट हो गया, सरप्लस हो गया, आप खुश, सरप्लस के अंदर 1 लाख के। बट वहीं पे मैंने कहा तो ये जो रिसिट है ना, इसके अंदर बोरोइंग्स हैं, इसके अंदर आपने उधार जो ले रखा है वो भी पैसा है, टोटल रिसिट के अंदर वो पैसा है, उसके अंदर कितना पैसा है सर? 3 लाख रुपीज उसके अंदर पैसा है। क्या आपको अभी भी सरप्लस है? क्या आपको अभी भी ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपका सरप्लस है? सर ध्यान से देखो, 5 लाख के अंदर अगर 3 लाख सरप्लस है तो आपके पास कितने बचे? 2 लाख रुपए जो आपने खुद कमाए। एक्सपेंडिचर कितना कर दिया? 4 लाख रुपए। सर यहाँ पे तो उल्टा डेफिसिट हो रहा है, आपको कुछ नहीं, आपको उदास होना चाहिए कि यहाँ पे डेफिसिट हो रहा है 2 लाख रुपीज का। इस डेफिसिट को कहेंगे हम फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट वो होता है जब हम टोटल एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा हो जाता है टोटल रिसिट से, एक्सेप्ट बोरिंग्स, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बोरिंग्स को अगर ले लेंगे तो परेशानी है ना। कैपिटल रिसिट के अंदर टोटल बोरिंग्स, कैपिटल रिसिट के अंदर बोरिंग्स आती हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आती हैं, मगर वो आपको इंक्लूड नहीं करना, वो आपको एक्सक्लूड करना है, वो आपको हटा देना है। ठीक है, न्यूमेरिकल आ सकता है इसका, एक बार हम न्यूमेरिकल वाला जो 3rd वीडियो में इसकी डालूंगा उसके अंदर न्यूमेरिकल हर एक टाइप के क्वेश्चन डाल दूंगा, 1-1 मार्कर वाले, 3-3 मार्कर वाले, एप्लीकेशन बेस्ड, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, गो थ्रू करिएगा। देन फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट मैंने आपको जैसे बताया, टोटल एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा हो जाए टोटल रिसिट से, मगर टोटल रिसिट के अंदर बोरिंग्स नहीं होनी चाहिए, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, वो डेफिसिट है। प्लस नहीं है एक्चुअल में, आप खुश मत हो, ये तो सर आपका डेफिसिट है। इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं डेफिसिट की, इसकी परेशानी क्या हो सकती है डेफिसिट की? सबसे पहले अगर फिस्कल डेफिसिट हो रहा है तो सर आप डेट की सिचुएशन में होते जाओगे, जो आज की सिचुएशन में चाइना कर रहा है वन बेल्ट इनिशिएटिव के अंदर। चाइना की स्कीम है वन बेल्ट इनिशिएटिव। ठीक है, सिल्क रूट को देखना, इन सबको चाइना ये सब कर रहा है। ठीक है, क्यों? इसकी वजह से चाइना दूसरी कंट्रीज को
डेट ट्रैप की सिचुएशन में ला रहे हैं, श्रीलंका को, पाकिस्तान को, इवन साउथ अफ्रीका की कुछ कंट्रीज को, ठीक है। इसकी वजह से चाइना डेट ट्रैप की सिचुएशन में ला रहे हैं, बाकी सबको उधार दो। अब वो उधार नहीं रीपे कर पाए और उधार लें। और क्यों उधार नहीं रीपे कर पा रहे? क्योंकि उनका बहुत टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल एसेट से, और वो बोरिंग्स कर करके परेशान हो रहे हैं। अपने पुराने उधार को रीपे करने के लिए नया उधार लेना पड़ रहा है, ठीक है। पाकिस्तान क्या करता है? पुराना उधार रीपे करने के लिए नया उधार लेना पड़ता है, फिर पुराना उधार पे करने के लिए नया उधार। सेम श्रीलंका की सिचुएशन है। अब परेशानी इसमें ये आ रही है कि भैया आप डेट ट्रैप की सिचुएशन में होते जा रहे हो, आप अब एक ट्रैप में फंस रहे हो, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप सारी कंट्रीज में लास्ट ईयर जो श्रीलंका में क्राइसिस हुए, इन्फ्लेशन बढ़ा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, चीजें महंगी होती जा रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आरबीआई पे प्रेशर आएगा कि भैया आप नए नोट्स प्रिंट कर दो, नए नोट्स प्रिंट कर दो। देखिए इन्फ्लेशन सिर्फ एक वजह से नहीं होता, मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था इन्फ्लेशन कैसे होता है। सिर्फ उस वजह से एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बढ़ने से नहीं, नए नोट्स प्रिंट करने की वजह से भी इन्फ्लेशन हो जाता है। देन इट इंक्रीजेस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि आरबीआई नए नोट्स प्रिंट कर रहा होगा। आपकी फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ेगी। श्रीलंका ने एक पोर्ट बनवाया चाइना से, हम्बन पोर्ट, टोटा पोर्ट कहते हैं जिसको, ठीक है। चाइना को पैसे देने के लिए पैसे नहीं थे श्रीलंका के पास, वो पोर्ट ही दे दिया। अब जितने भी इंटरफेरेंस होती है चाइना के श्रीलंका के अंदर, चाइना करता है। चाइना ने अपना वॉरशिप भेज दिया, कोई स्पाई शिप भेज दिया, इंडिया ने अपोज करा, बट श्रीलंका कह रहा है नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, ये इनका ही पोर्ट है, करने दो, ठीक है। फॉरेन डिपेंडेंस, आप फॉरेन डिपेंडेंस आपकी कंट्री के अंदर घुसते रहेंगे, ठीक है। आपके डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं रह जाएगी आपकी। देखिए जब मैं किसी से उधार लेता हूँ, अब मुझे फ्यूचर में ये उधार रिपे करना है, मान लो मेरे बच्चों को उधार रिपे करना है, जब मेरे बच्चों को ये उधार रिपे करना है, मान लीजिए उनका ग्रोथ का पीरियड चल रहा था, क्या वो अपनी ग्रोथ में वो पैसे लगा पाएंगे? नहीं, उन्हें पहले उधार रिपे करना पड़ेगा। तो हेम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर बर्डन बहुत बढ़ जाएगा, फ्यूचर ग्रोथ रुक जाएगी आपकी। आप इस चीज को दोबारा एक बार रीड करिए, इन 4 पॉइंट्स को। ये प्रॉब्लम है इस चीज की। डेट फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट टोटल बोरिंग्स, जिसकी वजह से बोरिंग जो होती हैं, रीपेमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पेमेंट्स को रीपे करना पड़ता है। इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से हम एक डेट ट्रैप की सिचुएशन में फंसते हुए चले आते हैं। एक विशियस सर्कल है, सर्कल है। एक लोन को रीपे करने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ रहा है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, उसकी वजह से फिर फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ रही है, फ्यूचर ग्रोथ पे हैम्पर हो रहा है। अब इसको दूर कैसे कर सकते हैं सर? इसको दूर कर सकते हैं आप भैया दोबारा लोन लो, दूसरी कंट्रीज से बोरिंग्स कर रहे हो, आईएमएफ से, दूसरे कमर्शियल बैंक से। इसके अलावा नए नोट्स प्रिंट कर रहे हो, डेफिसिट फाइनेंसिंग को हम नए नोट्स भी कहते हैं, प्रिंटिंग ऑफ न्यू नोट्स को डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो सर इंडिया का क्या स्टैंड है, मैं भी आपको इस चीज में थोड़ा सा बताया था। आपको पेपर में नहीं लिखना, आपको पेपर में जानकारी होने की जरूरत नहीं, बट ठीक है सुन लीजिए, आपको पता होना चाहिए अपनी कंट्री के बारे में। इंडिया का ये स्टैंड है, इंडिया बाहर की कंट्री से भी बहुत ज्यादा लोन लेता था पहले, 1990 से लेकर 2000 तक बहुत ज़्यादा लोन लिया, 2010 तक बहुत ज़्यादा लोन लिया। देन अब इंडिया ने ये स्टैंड करने लगा है कि इंडिया बाहर की कंट्री से ना लेके अपने ही आरबीआई से लोन ले ले, पब्लिक डिपॉजिट्स कर ले, लोगों से लोन ले ले, कमर्शियल बैंक से लोन ले ले इंडियन गवर्नमेंट। उससे क्या होगा, हमें बाहर वाले को रीपे नहीं करना, हमें आईएमएफ डॉलर में पे नहीं करना, रीपे नहीं करना, क्योंकि डॉलर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं डे बाय डे। तो अब हम डॉलर, पहले हमें पुराना लोन जो है वो डॉलर में रीपे करना पड़ रहा है। जो लोन पहले 1 लाख का था वो हो सकता है 1.5 लाख का रीपे करना पड़ रहा हो, तो परेशानी है, 2 लाख का रीपे करना पड़ रहा हो। अब हमें वाला टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आरबीआई को ही रीपे कर देंगे, 1 लाख पे करना था 1 लाख रुपए ही रीपे कर देंगे विद इंटरेस्ट ऑब्वियसली। रीड करिए फॉरेन फिस्कल डेफिसिट को पूरा एक बार जल्दी से, देन हम तीसरे पे आएंगे प्राइमरी डेफिसिट। चलिए लास्ट हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है सर? प्राइमरी डेफिसिट ये होता है, पहले आप फिस्कल डेफिसिट समझ गए कि भैया फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है टोटल रेसिट से, फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है टोटल रेसिट से। अब हम टोटल एक्सपेंडिचर ये बहुत ज्यादा जो है ना, ये मान लीजिए 0 हो जाता है अगर इसमें से हम इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दें, मतलब सर ये हमारा 50 था, इसमें से हमने ये 40 हमने इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दी, कम हो गया बहुत ज्यादा ये वाला डेफिसिट जो भी आएगा, इसको हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। इसका मतलब क्या है इसका, या फिर 50 में से 50 माइनस हो गया 0 बचा। सर इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो डेफिसिट हो रहा है इसकी मेन वजह है इंटरेस्ट पेमेंट, कि हमें बाहर वाली कंट्रीज को इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ रही है क्योंकि हमने लोन ले रखा है। सर ओहो बड़ी परेशानी है। तो सर अब हम इसको दूर कैसे करें?
सर इसको दूर करने का सिंपल उपाय ये है कि आप अपना जो लोन ले रखा है इसको रीपे करने स्टार्ट करिए। तभी जल्द से जल्द जब ये आप लोन को रीपे करेंगे आपका ये इंटरेस्ट पेमेंट खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा तो ना तो कोई इंटरेस्ट पेमेंट रहेगी ना फिस्कल डेफिसिट रहेगा और आप इस सिचुएशन से बाहर होते हुए निकलेंगे। जो दो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जो अपने डेट ट्रैप में फंसाती हैं, एक यूएसए और एक चाइना। इनसे बाहर निकलने की कोशिश हर कंट्री को करनी चाहिए। मैं दोनों कंट्री का नाम लूंगा, दोनों कंट्रीज बहुत एक दूसरे के बाप हैं, ठीक है। चाइना फंसा रहा है पहले, इस टाइम पीरियड से पहले 1990s में 1970s में यूएसए फंसाता था ऐसे ही। पूरे यूएसए ने बर्बाद करा सारी कंट्रीज को, अब चाइना बर्बाद करने पर लगा। पढ़ लीजिए ये इम्प्लीकेशन जो मैंने आपको पढ़ाई, ये लिखी हुई है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। बेसिकली इट इंडिकेट्स दैट हाउ मच गवर्नमेंट बोरिंग्स आर नीड टू एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट्स। अगर फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट प्राइमरी डेफिसिट का डिफरेंस जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट होता है, अगर ये जीरो हो रहा है या लो हो रहा है इसका मतलब ये है कि हम अपने इंटरेस्ट कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को और लोन लेना पड़ रहा है। इंडिया का स्टांस क्या है? ठीक है, हर प्राइमरी डेफिसिट का रूट कॉज जो है वो फिस्कल डेफिसिट ही है। प्राइमरी डेफिसिट का रूट कॉज क्या है? फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। देन इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीज इन रिसेंट ईयर, लास्ट बहुत सालों में इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज्यादा बढ़ी है। हाई इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से, हमारी पास बोरिंग्स की वजह से फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हुआ है। तो हमें इस डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए हमें जल्द से जल्द रीपेमेंट करना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। ऐसा लिखते हैं ना, एज सुन एज पॉसिबल। कोई ऐसा गवर्नर, कोई ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर आए जो इन सारे लोन को रीपे कर दे और हम IMF के से, वर्ल्ड बैंक से बाहर निकले। इतना ज्यादा नहीं है बाकी सारी कंट्रीज के बीच में जितना होता है, बट तब भी हम इन सारी मोह माया से मुक्त हों। बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को पढ़िए और इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद आप न्यूज़पेपर्स की जो आर्टिकल्स होते हैं वो पढ़ना स्टार्ट करिए, उनको इम्प्लीमेंट करिए अपनी लाइफ में। उससे क्या होता है, आपको एप्लीकेशन बेस्ड समझ में आता है कि भैया अच्छा ये आर्टिकल था, फिस्कल डेफिसिट कहीं पे वर्ड दिखा, आपको पहले से ही पता होगा, स्ट्राइक करेगा, आप उस चीज को ध्यान से देखेंगे। इसलिए नहीं पढ़िए कि यार मुझे बस पढ़ना है, पेपर में लिख कर आना है, उसको इसलिए पढ़िए क्योंकि आप उस चीज से कुछ समझो। थैंक यू। पूरा वीडियो देखिए दोबारा से एक बार और आपको अच्छे से दोबारा से क्लैरिटी होगी।